नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। राम राम। नीट मेंस परीक्षा के लिए कुछ खास प्रश्न हम लेके आए। राजस्थान के इतिहास से संबंधित राजस्थान के प्रमुख राजवंश, और लगभग सभी परीक्षाओं में राजवंशों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो प्रश्न है जिनको परीक्षाओं में पूछा गया है या पूछा जा सकता है, और आने वाली परीक्षाओं में आपको ये प्रश्न मिल सकते हैं। तो इनमें हम शुरू करते हैं। मेवाड़ जो है कि नहीं, मेवाड़ मेवाड़ राजवंश यानी गोहिल वंश के बारे में सबसे पहले लेते हैं। बहुत बड़ा है गोहिल वंश, तो हम सबसे पहले प्रश्न करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा प्रश्न इस गोहिल वंश में आते हैं वो किसके बारे में आते हैं? महाराणा प्रताप के बारे में आते हैं, राणा सांगा के बारे में आते हैं। तो अभी हम ज्यादा डिटेल में जाने की स्थिति में बहुत जल्दी जल्दी हम सुपर फास्ट स्पीड में क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा विभिन्न मुगल अधिकारी नेतृत्व में भेजे गए शिष्टमंडलों को कालक्रम तथा नीचे के कूट की सहायता से कई विकल्प चुने। देखिए, ये आप देखेंगे एक शॉर्ट ट्रिक्स प्रचलित है। जमा बस इसी से आप कालक्रम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपका जलाल खां, आपका ये जो एक नहीं जलाल खां, इसके बाद में आपका मान सिंह 2 नंबर, और 3 नंबर भगवान दास, और टोडरमल। तो आपका डी बी ए सी, ये आपका उत्तर सही हो। और इसको याद रखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये एक बार नहीं कितनी ही बार ये प्रश्न आ चुका है। और इस प्रश्न में जो खास बात है, क्रम व्यवस्थित करवाया जाता है। पहले दो मंडल के बारे में पूछा जाता है, आखिरी के बारे में, दूसरे के बारे में, तीसरे के बारे में, इस तरीके से प्रश्न आता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न है जो अक्सर रिपीट होता रहता है। तो चलिए अगला जो हम बात करते हैं, 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी थे। तो अकबर का अधिकारी था कौन? सुल्तान का गौरी। और इस दिवेर विजय में महाराणा प्रताप के जीवन का महत्वपूर्ण युद्ध था दिवेर युद्ध। और इस दिवेर युद्ध ने प्रताप की जीत का सिलसिला फिर से शुरू किया। किस युद्ध ने? दिवेर युद्ध ने। और ये युद्ध, दिवेर युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसने कहा? कर्नल टॉड ने। तो ये दिवेर युद्ध में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका थी जीत की, वो किसकी रही? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका महाराणा प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह की। और इसे छापामार युद्ध पद्धति के आधार पे जीता गया। महाराणा प्रताप की विजयों का सिलसिला जिस युद्ध से शुरू शुरू होता है वो है कौन सा? दिवेर युद्ध। तो चलें हम आगे। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रहा। 1615 तक राजधानी रहा। 1576 के हल्दीघाटी युद्ध में 1576 के हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप ने जब हल्दीघाटी युद्ध से पलायन किया तो उन्होंने किस दुर्ग में शरण ली? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और जब कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर मुगलों का अधिकार हो गया तो वहां से पलायन करके महाराणा प्रताप ने जो अपनी नई राजधानी बनाई पहुंच कर, वो कौन सी थी? चावंड। लूना चावंडिया से चावंड को जीतकर प्रताप ने अपनी नई राजधानी बनाई। और ये राजधानी 1615 तक चावंड मेवाड़ की राजधानी रहा। इसमें 1615 तक किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो राजस्थान का प्रथम राजपूत शासक कौन था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? मरते दम तक अकबर से लड़ता रहा अपनी आजादी के लिए। वो कौन था? राव चंद्र सेन। और ये महाराणा प्रताप का अग्रगामी, महाराणा प्रताप का
पथ प्रदर्शक, बारवाड़ का प्रताप आदि कई नामों से जाना जाता है। तो किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो वो कौन है? राव चंद्रसेन, मारवाड़ की राव चंद्रसेन। चलिए, निम्न युद्धों को ध्यान में रखकर उनके सही कालानुक्रम को बताइए। देखिए, नया जो ट्रेंड है उसमें यही चीजें हैं। आपको जो भी प्रश्न बनेंगे, प्रश्न का तरीका बदलता जा रहा है, तो थोड़ा सा हम भी पढ़ने के आगे देखेंगे। आगे जो चलेंगे वीडियो उनमें कुछ नए तरीके से प्रश्न बनाएंगे, नए प्रश्नों को पढ़ेंगे और प्रश्न बनते कैसे हैं, अब ट्रेंड क्या है प्रश्न का, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, इनमें आपको सभी राजस्थान के महत्वपूर्ण युद्ध है, युद्धों को देखने आपको क्रम के अनुसार लिखने की आवश्यकता है और आगे लिख करके अपन अभ्यास करेंगे। तो उसमें किस किस के बीच में युद्ध हुआ, कब हुआ और क्या परिणाम रहा, इस तरीके से एक टेबल जो है कि उसके माध्यम से चर्चा करेंगे। वो टेबल आपको प्रश्न करने में मदद करेगी। तो यहाँ देखिए, हम बात करते हैं तो ये इसका क्रम निकालने के लिए, उत्तर निकालने के लिए हम जाते हैं इतिहास के झरोखे में। जब झांकते हैं तो तराइन युद्ध, तराइन 1191-92 में दो तराइन युद्ध में, तराइन प्रथम और तराइन द्वितीय। तराइन प्रथम युद्ध में विजय होती किसकी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। वो पराजित किसको करते हैं? साबुद्दीन मोहम्मद गौरी को पराजित करते हैं। और एक साल के अंतराल के बाद ही 1192 ईस्वी में साबुद्दीन मोहम्मद गौरी पराजित करते हैं किसको? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। और 1192 ईस्वी और भारतीय इतिहास का ये निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप आज मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का जो कारण है, जो कारक है, उत्तरदायी है, वो जो युद्ध है, वो घटना है, वो कौन सी? तराइन द्वितीय का युद्ध था। तराइन द्वितीय के युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद में यहां मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती। तो मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? साबुद्दीन मोहम्मद गौरी को। और वास्तविक संस्थापक कौन? कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ये भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध था जिसने लंबे समय के लिए भारत को मुस्लिम दास्तां के अंदर धकेल दिया। तो 1192 ईस्वी में। अब इसके बाद में इतिहास का दूसरा, ये महत्वपूर्ण, इस प्रश्न के अंदर दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध है ये आपका खानवा युद्ध। तो खानवा युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा युद्ध हुआ। ये किस किस के बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर ने तत्कालीन समय के उत्तरी भारत के महान और ताकतवर शासक राणा सांगा को पराजित किया। किसमें? खानवा युद्ध में। तो क्रम के हिसाब से दूसरा युद्ध हो गया। और तीसरा युद्ध, ये युद्ध भी, खानवा युद्ध भी इतिहास में निर्णायक युद्ध के रूप में है, निर्णायक युद्ध के रूप में है। ये महत्वपूर्ण युद्ध के रूप में मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। किसने? खानवा युद्ध ने। बाबर के लिए मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग खोल दिया था। किसने? खानवा युद्ध ने। और राणा सांगा के द्वारा हिंदू साम्राज्य की स्थापना का जो सपना था वो चूर चूर हो गया था। किसके परिणाम स्वरूप? खानवा युद्ध के परिणाम स्वरूप। चलिए हम बात करते हैं क्रम में तीसरे नंबर पे हल्दीघाटी युद्ध। इतिहास के ये तीनों वो युद्ध हैं, राजस्थान के इतिहास के ये तीनों वो युद्ध हैं जिनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। जरा इनको डिटेल से और देख लेना, आपको प्रश्न आने वाली परीक्षा में आपको यहाँ से प्रश्न मिल सकता है। तो हल्दीघाटी युद्ध ये 18 जून 1576 को इसके बीच में हुआ। यानी सत्ता की बात करते हैं तो दो सत्ताएं थी। मेवाड़ की सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में महाराणा प्रताप और मुगल सत्ता कौन? अकबर।
मौके पे ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो महाराणा प्रताप और मुगल सेना के सेनापति कौन मान सिंह के बीच ये युद्ध हुआ, हल्दी घाटी युद्ध। आगे अंतर तिथियों को और भी मिलेगा आपको। 21 जून बताते हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, और सी बातें हैं तो उनकी चर्चा अलग से करेंगे। यहाँ इस प्रश्न के हिसाब से बात करते हैं हम। तो देखिए इनमें क्रम हो गया 3, 2, 1। तो इसका उत्तर क्या हो गया? ये हो गया 3, 2, 1। चले हम आगे। इसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया। तो देखिए द्विल वंश का संस्थापक कौन था? गुहादित्य। आगे जाकर के प्रथम बड़ा शासक मेवाड़ राज्य का संस्थापक इस प्रश्न के हिसाब से कौन होगा? बप्पा रावल। ये गुइल वंश के प्रसिद्ध शासक है जिनकी चर्चा हम कर चुके। राणा सांगा, रावल, रतन सिंह। महत्वपूर्ण घटना 1303 के अंदर 1303 ईस्वी के अंदर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पद्मिनी को लेकर जो आक्रमण किया गया था, वास्तविक रूप से देखा जाए तो साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत था। तो देखा जाए पद्मिनी का आकर्षण बताया जाता है। तो 1303 के अंदर पद्मिनी का जौहर हुआ था। रतन सिंह की रानी थी पद्मिनी। इतिहास का सर्वाधिक प्रसिद्ध जौहर माना जाता है पद्मिनी का जौहर। 1600 महिलाओं ने धधकते धधकते अग्नि ज्वाला के अंदर अपने आप को समर्पित कर दिया था। वहीं उनकी याद में जौहर कुंड है। चलिए इसके बाद में हम आगे चलते हैं। इनके बारे में हम चर्चा कर चुके। अब खातौली के युद्ध। खातौली के युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आजकल यही ट्रेंड है, कौन सा असत्य है कौन सा सत्य, मिलान कीजिए। इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम खातौली युद्ध के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो युद्ध राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। क्लियर है? खातौली मेवाड़ में मारवाड़ की सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल था। चलिए ये, और इस युद्ध स्थल में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था। ये भी सही है, ये भी सही है। राणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था पैर में तीर लगने से। तो इसमें उत्तर हो गया कौन? ये। और राणा सांगा के जो युद्ध हैं, राणा सांगा इतिहास में अपने युद्धों के लिए प्रसिद्ध है, और राणा सांगा के युद्धों को अच्छी तरह आपको देख लेना है। राणा सांगा के युद्धों से प्रश्न आते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? तो देखिए रानी पद्मिनी के चाचा और भाई थे कौन? गोरा और बादल। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रक्षा करते हुए शहीद हुए थे कौन? गोरा और बादल। चलिए निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया? तो देखिए ये शासक कौन है? महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह। तीनों का चारों का अलग अलग देखने बड़ी व्याख्या आगे जाकर के देखेंगे। अभी हम स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, भरपूर हम पढ़ेंगे आगे। महाराणा उदय सिंह। तो देखिए उदय सिंह पन्नाधाय इतिहास के अंदर अपनी स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है, अपने त्याग और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। कौन? पन्नाधाय। दासी पुत्र बनवीर ने जब अवैध रूप से मेवाड़ की गद्दी को हत्या लिया और विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद जब उदय सिंह सो रहे थे तो उदय सिंह की हत्या करने के लिए पहुंचे तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को लेटाकर और जान बचाई किसकी? उदय सिंह की। तो पन्नाधाय ने जिस पुत्र को लेटाया था वो लेटा करके जान बचाई, एक्सचेंज किया, और जान बचाई किसकी? उदय सिंह के अपने पुत्र की कुर्बानी। ऐसी माता इतिहास में कम ही देखने को मिलती है। तो चलिए फिर पन्नाधाय ने बालक उदय सिंह को कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा के पास पहुंचाया, और आशा देवपुरा के पास कुंभलगढ़ में लालन पालन हुआ किसका? उदय सिंह का। अब पन्नाधाय की बात आती है इतिहास के अंदर, तो बहुत सी बातें पन्नाधाय के बारे में आगे करेंगे चर्चा। अभी बात करते हैं हम कल मेवाड़ संधि 1615 ईस्वी में किसके मध्य हुई? तो ये संधि जो है कि नहीं 1615 के अंदर
थे, मुगल शासक कौन थे? जहांगीर। और इधर मेवाड़ के शासक कौन थे? अमर सिंह। तो अमर सिंह और जहांगीर के बीच में 1615 में संधि हुई। मुगलों से मुकाबला किया था जबरदस्त, और अंत में जाकर के संधि को मजबूर हुए कौन? अमर सिंह। बहुत सी बातें डिटेल में जाएंगी, बहुत सारे प्रश्न है मेरे, तो देखता हूं पहले प्रश्न करें, आगे कहीं डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो अमर सिंह जो है कि नहीं, अमर सिंह यानी पहला पहली बार किसने मुगलों से संधि की, मुगलों से प्रतिरोध संघर्ष जारी रखा? मेवाड़ ने। मगर यहाँ पहली बार मुगलों से संधि की 1605 में। मेवाड़ मुगल 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि कहलाती है। और ये मेवाड़ मुगल संधि है, ये करने का श्रेय किसे? अमर सिंह। अमर सिंह की उस समय की परिस्थितियों ने उसे मजबूर कर दिया ये संधि करने के लिए। तो इस संधि के अंदर जो बातें थी, कुछ बातों की चर्चा कर लेते हैं। मेवाड़ के महाराणा के स्वाभिमान को सुरक्षित रखने की कोशिश की गई थी। उसे मुगलों से वैवाहिक संबंध करने की बाध्यता उसके साथ नहीं रखी गई थी। इसके अलावा कि वो मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, उससे भी उसे छूट दी गई थी। और शर्त रखी गई थी, उसकी जगह उसका कुंवर उपस्थित हो जाएगा। मेवाड़ की सेना में जो एक मुगल सेना में वो 1000 घुड़सवार रखेगा। इसके अलावा और शर्त जो थी कि चित्तौड़ दुर्ग उन्हें मिल जाएगा, मगर उसकी मरम्मत नहीं की जाएगी। वो मरम्मत नहीं करवाने का, मरम्मत करवाने का उनको अधिकार मेवाड़ वालों को नहीं होगा। ये मुख्य बातें थी कि ये इतिहास में पहली बार मुगलों से संधि करने वाले कौन थे? महाराणा अमर सिंह। तो चलें इसके बाद में आगे। गजराज वरन मादर हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया? तो देखिए, ये हल्दीघाटी युद्ध है कि नहीं, इसके अंदर हल्दीघाटी युद्ध को हाथियों का युद्ध, हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। बहुत सी उपमाएं उपाधि है, नाम है इसकी। अभी फास्ट रिवीजन चल रहा, अपने देखते हैं। तो हल्दीघाटी युद्ध जो है कब हुआ था? 1573। इस युद्ध में शुरू में जो गजमुक्ता, गजराज, रनमादर और राम प्रसाद लूणा के हाथियों के बीच में लड़ाई हुई थी। हाथियों का युद्ध कहते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले हाथियों के अंदर युद्ध हुआ था। हाथियों का युद्ध कहलाता है। अकबर की तरफ से इन्होंने भाग लिया, प्रताप की तरफ से इन्होंने भाग लिया। बाद में राम प्रसाद अकबर के खेमे में चला जाता है। अकबर इसे पीर का प्रसाद मान करके इसका पीर प्रसाद कहते हैं। बहुत सी बातें हैं, मगर हम इतनी आगे चलते हैं। हल्दीघाटी युद्ध कब लड़ा गया? तो हम ये बात जो है कि नहीं, पहले ही चर्चा आगे, प्रश्न आगे था 1576। ध्यान रखना, राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण युद्धों में से तराइन द्वितीय युद्ध जो है कि नहीं, तराइन प्रथम युद्ध। इसके बाद में आपका जो बात करते हैं कौन सा, त्रिसुमेल युद्ध, आपका ये खानवा युद्ध, हल्दीघाट युद्ध, दिवेर युद्ध, कुछ जिनसे बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं। चलते हैं आगे हम। में से कौन हल्दीघाट युद्ध में महाराणा प्रताप के चंद्रावल दस्ते में शामिल था? तो चंद्रावल दस्ते का कौन कौन शामिल थे? तो चंद्रावल दस्ते में लगभग ये पुरोहित गोपीनाथ भी शामिल थे, राणा पूंजा, जयमल मेहता, चारण जैसा, ये सब शामिल थे। शामिल नहीं थे कौन? कृष्णदास कुंडावत। ये चित्तौड़ दुर्ग के तीसरे साके में मारे गए थे। वीर विनोद, वीर विनोद के अनुसार हल्दीघाट युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? तो वीर विनोद के लेखक कौन है? श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास ने इस अनुमान किया, सबके अपने अपने अनुमान है। श्यामल दास का जो लेख अनुमान है वो कितना है? 80,000। चलिए इसके बाद में हम चलते हैं। हल्दीघाट युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने के बाद उन्हें रण क्षेत्र से बाहर निकालने पर किसने महाराणा प्रताप का स्थान लिया, उनकी रक्षा की? तो ये कौन है? झाला बीदा, झाला बीदा। और इधर बात कर लेते हैं, ये बाघ सिंह का तो रानी कर्णावती के समय शक्ति सिंह प्रताप के भाई थे। हकीम कासूर, हकीम कासूर ये मुस्लिम सेनापति
जिसने अकबर के विरुद्ध प्रताप की तरफ से लड़ाई लड़ी, वो कौन थे? हकीम का। तो हमारा उत्तर जो है कि उत्तर उत्तर क्या? झाला बीता। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़ रहे थे? तो यहाँ जो है कि नहीं, राम सिंह कंवर ग्वालियर के, ये झाला बीदा सादड़ी के, और अशोक परमार जगनेर के थे, और ये जगनेर के और बिचौलिया ठिकाने के संस्थापक माने जाते हैं। और अशोक परमार जो है, ये इनको खानवा युद्ध के अंदर अपने शौर्य प्रदर्शन के बदले में बिचौलिया की जागीर दी थी। किसने? राणा सांगा ने। तो ये तीन जो लड़ने वाले थे, ये चित्तौड़ दुर्ग के तीसरे साके में शहीद बताए जाते हैं। कौन? रावत कृष्णदास चुंडावत। चलिए, इसके बाद में आगे, हल्दीघाट युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने निम्नलिखित स्थानों में से कहां अपनी राजधानी स्थापित की? तो हम बात कर चुके, हल्दीघाट युद्ध से पलायन के बाद प्रताप ने राजधानी बनाया किसको? कुंभलगढ़ को। कुंभलगढ़ ऐसा दुर्ग है जिसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं चित्तौड़गढ़ के बाद में। कुंभलगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। बहुत सी बातें, मंडन शिल्पी। आगे बात करते हैं हम शरण काल नीति। तो हल्दीघाट पलायन के बाद निकल करके जो पहुंचे थे महाराणा प्रताप, किसमें? गढ़ में। और यहीं से अपनी राजधानी के रूप में काम में लिया, यहीं अपनी को शक्ति को संयोजित किया, और यहीं से मुगलों को जैकनी परेशान करना शुरू किया। कुंभलगढ़ पे मुगलों का अधिकार होने के बाद में प्रताप ने अपनी राजधानी स्थापित की। कहाँ थी? चाव ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। चलिए, राणा सांगा के मेवाड़ का शासक बनने के समय दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक का काल सल्तनत काल कहलाता है। और इस काल में शासक की पदवी क्या थी? सुल्तान। और 1526 के बाद में बाबर जो मुगल साम्राज्य स्थापित करता है, बादशाह की उपाधि होती है मक्के शासक की। तो चलिए, राणा सांगा के समय दिल्ली का, राणा सांगा जब शासक बना तब दिल्ली का शासक कौन था? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के बाद में शासक बनता है इब्राहिम लोदी। यानी दोनों ही सुल्तान उसके समकालीन थे, मगर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सिकंदर लोदी। चलिए, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, इस राजपूत सरदार ने खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा। तो ये कौन थे? खाला। अच्छा, चलिए, खानवा का युद्ध में लड़ा गया। तो खानवा के युद्ध 1527 चर्चा कर चुके। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो आप देखिए, ये प्रताप की सेना में शामिल थे। कौन? ये। और ये सब मालदेव राठौड़, हसन खां मेवाती, यानी ये शामिल नहीं थी प्रताप के समकालीन, आपकी तरफ से लड़ते हल्दीघाटी युद्ध में। चलिए, राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदूपत कहा? राणा सांगा। चलिए, इसके बाद में खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था? तो इसमें उत्तर होगा कौन? सूर्यमल। पृथ्वीराज आमिर के, ये रायमल, कल्याणमल, ये सब लड़ रहे थे। कौन? सूर्यमल। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? अब इतिहास में ये औरंगजेब के समकालीन है मिर्जा राजा जयसिंह भी, मगर इनका तालमेल था औरंगजेब से, सबका तालमेल था। जिसने विद्रोह किया वो कौन थे? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह औरंगजेब को की हिंदी विरोधी नीतियों के सर्वाधिक जो प्रखर विरोधी थे वो कौन थे? महाराणा राज सिंह। ये अपने औरंगजेब के विरुद्ध जो इन्होंने प्रतिरोध की नीति अपनाई, विरोध की जो नीति अपनाई थी, उसके लिए जाने जाते कौन? महाराणा राज सिंह। चलिए, अब बात करते हैं संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा राणा कुंभा द्वारा रचित है? इनमें जो है कि नहीं,
संगीत राज मास भाग है, कुंभा के द्वारा रचित है। संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया और सूड प्रबंध सभी जो है कुंभा के द्वारा रचे हुए हैं। तो इसका ABCD लास्ट में उत्तर ये हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में आमिर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया? तो देखिए, मेवाड़ के भीम सिंह की रानी पुत्री थी कौन? कृष्णा कुमारी। और इसके जो मारवाड़ के शासक थे भीम सिंह, उनसे उसकी सगाई हुई थी। और उसके बाद में शासक बनते कौन? मान सिंह। तो उसके बाद में मान सिंह के और इसके बीच में लड़ाई होती है, किसके? जयपुर के जगत सिंह के बीच। जयपुर के जगत सिंह के बीच किसको लेकर के? कृष्ण कुमारी को। और कुछ मान्यता ऐसी है कि कृष्ण कुमारी ने इस विवाह को लेकर के और आत्महत्या कर ली थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आमिर खान पिंडारी की सलाह पर इसको जहर दिया गया था। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? तो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती कहते हैं कि औरंगजेब से शादी होने जा रही थी और किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती ने औरंगजेब से विवाह के प्रति जो एक नाराजगी प्रकट की, विवाह करना नहीं चाहती थी। उसने राज सिंह को चिट्ठी लिखी और राज सिंह ने कहा क्यों चिंता करती है माओना, और शादी कर ली किससे? चारुमती से। तो इस बात से औरंगजेब नाराज था। और ये इसी के बारे में सुनते हैं कि औरंगजेब की सेना को रोकने के लिए, औरंगजेब को रोकने के लिए सलूम्बर के रतन सिंह को ड्यूटी लगाई गई थी। और उसी की रानी थी कौन? सहल कंवर, जिन्हें हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता है, और जिन्होंने अपने पति रतन सिंह को सर काट के सेनानी में दे दिया था। तो बहुत किस्से हैं इस बारे में। अभी हम चारुमती। राजस्थान से गुइल वंश की कितनी शाखाएं? राजस्थान में गुइल वंश की कितनी शाखाएं? 24 शाखाएं मानी जाती है। और ये 24 शाखाएं जो है कि नहीं, चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति, चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति 24, ये चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति, नैनसी, मोहनत नैनसी और कंडल टाड, तीनों कितनी मानते हैं? 24 शाखाएं मानते हैं। जेम्स टॉड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा? तो मैराथन युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा? त्रिवेर युद्ध। 1582 ईस्वी का त्रिवेर युद्ध, जिसमें पहली बार प्रताप ने मुगल सेनाओं को पराजित किया। किसमें? त्रिवेर युद्ध में। महाराणा प्रताप की विजयों का सिलसिला आरंभ होता है इस युद्ध से, त्रिवेर युद्ध से। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कट कातो की उपाधि धारण की? तो ये महाराणा राज सिंह थे। इनकी तो बहुत सारी उपाधियां देखी जाएगी। मैंने तो इतिहास पढ़ा, उसमें सबसे ज्यादा उपाधियां किसकी देखने को? उपाधियां उपनाम महाराणा कुंभा की। तो विजय कट कातो की उपाधि किसने धारण की थी? राज सिंह ने। राज सिंह के बारे में बहुत कुछ बातें हैं, आगे देखेंगे। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर पत्र लिख करके उस जजिया कर का विरोध किया था किसने? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। 16, 32 और गोल का संबंध किससे है? तो ये इनका संबंध है मेवाड़ राज्य में। ये सामंतों की श्रेणियां थी। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई। ये परीक्षाओं में अब है कौन सा? अभिनव भट्टाचार्य। ये सब कुंभा जो एक नहीं, कुंभा की उपाधि अभिनव भट्टाचार्य। और इसके बाद में महाराणा कुंभा। प्रश्न जिस शासक के बारे में आते हैं, जो प्रमुख शासक है उनमें महाराणा कुंभा ने तत्कालीन समय के अपने पड़ोसी मालवा और गुजरात, इनके सुल्तानों को बुरी तरीके से पराजित किया था, उनसे मुकाबला किया था। और
राजस्थान के इतिहास में राजस्थानी जो स्थापत्य कला का जनक है, किसे कहा जाता है? माणा कुंभा को। कुंभा महान संगीतकार शासक था, संगीत का ज्ञाता था और संगीत पर अनेक ग्रंथ लिखे। मेवाड़ के 84 में से 32 किलो का निर्माता किसे माना है? कवि श्यामल दास ने वीर विनोद में किसे माना? कुंभा को। यानी सर्वाधिक दुर्ग निर्माता शासक के रूप में जाना जाता है कौन? माणा कुंभा। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर सर्वाधिक निर्माण बनाने वाला शासक कौन था? माणा कुंभा। चित्तौड़ दुर्ग को आधुनिक निर्माता किसे कहते हैं? माणा कुंभा को कहते हैं। चित्तौड़ दुर्ग का सबसे बड़ा स्मारक कौन सा? कुंभा महल। उसका निर्माता कौन? माणा कुंभा को उसका निर्माता माना जाता है। माणा कुंभा का सर्वोत्तम सर्वोत्तम कृति माणा कुंभा की वो किसे माना जाता है? विजय स्तंभ को। चित्तौड़ दुर्ग का प्रमुख आकर्षण कौन सा है? विजय स्तंभ। तो बहुत कुछ है, 1 घंटे तक बोलते रहेंगे तब भी एंड नहीं होगा किसका? माणा कुंभा के बारे में। बहुत बड़ा काम है माणा कुंभा के समय की बातों के लिए, उनका काम बहुत जबरदस्त है। चलिए तो बात कर लेते हैं। कुंभा विजय स्तंभ की बात आ रही है। 9 मंजिला, 9 निधियों के प्रतीक 9 खंड है किसके अंदर? विजय स्तंभ में। गरुड़ ध्वज विजय स्तंभ को कहते हैं, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज। ये मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। बहुत सी बातें हैं इनके बारे में, तो मंजिलों की बात होगी। अब बात करते हैं राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए, इनका कोई ज्यादा तगड़ा काम नहीं है। असली काम किसका आता है? राजस्थान के अंदर सत्ता, राजस्थान की राजपूत रियासतों में जो समय विस्तार चल रहा था, जो उनका जलवा था, ये जज्ब नहीं हुआ किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी ने तय कर लिया ये बढ़ती हुई राजपूत शक्तियां मेरे भविष्य के लिए खतरा हो सकती है, मेरी सल्तनत के लिए खतरा हो सकती है, इन्हें कुचलना जरूरी है। और तय कर लिया और उसे पूरा कर दिखाया। इन राजपुतानों को तलवार के बल पे अधीन करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के परिणाम स्वरूप ये सत्ताएं जो थी, आपका सबसे पहले आपने जो एक अधीन किया था किसको? इसको अधीन किया था रणथंभौर को, हमीर को पराजित करके। उधर जो एक जाकर के 1303 के अंदर जो एक चित्तौड़ को जीता था, उधर जाकर के जालोर को जीता था। कुल मिलाकर के मुख्य है जो लगातार जो एक राजस्थान को जो एक राजस्थान में आपका मुस्लिम सत्ता के प्रसार का श्रेय जो दिया जाएगा, सर्वाधिक श्रेय, वो किसको है? अलाउद्दीन खिलजी को। और तलवार के बल पे अधीन करने का श्रेय भी किसे है? अलाउद्दीन खिलजी को। चलिए इसके बाद में बात कर लेते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? तो ये कौन थे? बीकानेर के राय सिंह। देखिए 1570 का नागौर दरबार, नागौर के अंदर ख्वाजा साहब की दरगाह से जियारत करके लौटे थे कौन? अकबर। वहीं नागौर दुर्ग में ठहरे थे, वहीं लगा था नागौर दरबार। और नागौर दरबार में तत्कालीन समय की महत्वपूर्ण रियासतों ने जो एक अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उन्हीं में से अधीनता स्वीकार करने वाले कौन थे? कल्याणमल। अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त करने के लिए कल्याणमल ने अकबर के नागौर दरबार में 1570 में पुत्र राय सिंह के साथ अधीनता स्वीकार की थी। किसकी? अकबर की। यहाँ चंद्रसेन भी आया था जिसने जोधपुर का अपना राज्य खो दिया था, मगर चंद्रसेन ने वहां राजपूतों शासकों की जो स्थितियां देखी अकबर के सामने, उस स्थिति से अस्वीकार्य मानते हुए जो पलायन कर दिया था 15 जून को। तो ये मारवाड़ की परतंत्रता की कड़ी कहा जाता है किसे? नागौर दरबार को। तो चलिए ये वही जो राय सिंह को राय सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। राय सिंह को चंद्रसेन के खिलाफ प्रयोग किया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। उन 2 राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। इसमें आएगा वीरमदेव और कल्याण, अपने राज्य खो चुके थे, तो ये क्या बोलते हैं, शेरशाह सूरी की मदद से अपना राज्य प्राप्त करने चाहते थे। इसलिए शेरशाह सूरी ने जब मारवाड़ में आक्रमण किया, मालदेव के विरुद्ध ग्रीष्म में युद्ध हुआ था, तो उस समय इन्होंने साथ दिया किसका?
था सूरी का। चलिए इसके बाद में हम चलते हैं। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है। इनमें से उन दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं किया। तो देखिए, राणा सांगा। राणा सांगा ने मुगलों का सहयोग नहीं किया, मुगलों से मुकाबला किया। एक चंद्रसेन, चंद्रसेन मुगलों के आगे यानी अकबर के आगे नहीं झुका। राणा सांगा बाबर के आगे नहीं झुका। मुगल अधीनता स्वीकार कर चुके थे आमेर के कौन? हरमल। आमिर के शासक फरमल। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन था? आमिर का फरमल। और इधर बीकानेर के कौन? राव कल्याण मल। तो ये दोनों जो अग्नि, ये दोनों क्या अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुकी थी, का सहयोग किया। और जो सहयोग नहीं करने वाले थे, जिन्होंने मुगलों का विरोध किया, ये दोनों मुगलों का विरोध करने वाले शासक थे कौन? राणा सांगा और राव चंद्र सेन। चलिए, तो इसका उत्तर क्या हो गया? ए और बी। इसका उत्तर क्या हो गया? ए और बी। चलिए इसके बाद में हम आगे चलते हैं। गिरि सुमेल युद्ध देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह आप ध्यान से देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गिरि सुमेल युद्ध। 1544 का गिरि सुमेल युद्ध इतिहास के अंदर ऐसा युद्ध है राजस्थान के इतिहास में जिससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। 1544 का गिरि सुमेल युद्ध शेरशाह सूरी और मारवाड़ के शासक मालदेव के बीच हुआ। इस युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी को कड़ी शिकस्त दी थी। मारवाड़ के मालदेव के सेनापति थे कौन? जैतौर कुपा। उनके प्रति अविश्वास प्रकट करने के लिए पर्ची डलवा करके छल कपट से संशय पैदा कर दिया जैतौर कुपा के प्रति किसके मन में? मालदेव के मन में। और मालदेव ने इस जीतने वाले युद्ध को ये देखा कि मेरे खिलाफ हो रहे, मेरे आदमी, मेरे सेनापति, और बिना बताए चुपचाप पलायन कर गया युद्ध के मैदान से कौन? राव मालदेव। अपने कलंक को धोने के लिए लड़ते हुए जान दे दी किसने? जैतौर कुपा में, जैतौर कुपा ने। और इसी युद्ध में शेरशाह सूरी के मुंह से निकला था एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये महत्वपूर्ण युद्ध है। इस युद्ध को आप कई नामों से आप देखेंगे। ये पाली जैतान युद्ध मिल जाएगा आपको, गिरि सुमेल युद्ध भी के नाम से मिल जाएगा, सामेल युद्ध के नाम से मिल जाएगा। नाम बदल बदल करके, भेष बदल बदल करके जैसे कोई व्यक्ति आए, ऐसे नाम बदल बदल करके युद्ध आता है। कौन सा? गिरि सुमेल युद्ध। अब बात कर लेते हैं कब हुआ था। मैंने चर्चा हो गई कब? 1544 में। चलें इसके आगे हम। फारसी इतिहासकार फरिश्ता अबुल फजल बदायनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को काला शासक कहा है? वो कौन है? राव मालदेव। विस्तारवादी शासक था मालदेव, एक दमदार शासक था मालदेव। मेवाड़ में जैकनी सर्वाधिक दुर्ग निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा? मालदेव। तो ये हसमत वाला शासक बताया गया किसको? मालदेव को। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सावे राजा की उपाधि प्रदान की? तो किसको? सूर सिंह। जयपुर में भी सवाई की बात है, तो अभी जयपुर वाली छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। प्रश्न बहुत सारे हैं। मारवाड़ के किस शासक का लालन पालन गोराधाय ने किया? मारवाड़ की पन्नाधाय कहलाती है। गोराधाय मारवाड़ की पन्नाधाय। और इस बालक अजीत सिंह को बचाने का काम किया था मुकुंदास खींची गोराधाय आदि ने। ये मारवाड़ की पन्नाधाय के नाम से जानी जाती है। राजवी, सरदार, मुत्सद्दी और गनायत किस राज्य में सामंतों की क्या श्रेणियां थी? मारवाड़। सामंतों की कैटेगरी होती थी। तो ये कहां की, कौन सी रियासत की? मारवाड़ रियासत की। इसके बाद में बात करते हैं भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था?
तो कौन थे? हनुमंत सिंह। चलिए इसके बाद में बात कर लेते हैं। राम मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े युद्ध के क्षेत्र से पलायन कर गए थे? हम चर्चा कर चुके। कौन सा युद्ध था? सुमेल युद्ध, सामेल युद्ध, पाली जैतान युद्ध 1544। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? 1574 ईस्वी में बीकानेर के शासक माने कौन? राय सिंह। और बीकानेर का दुर्ग जूनागढ़ दुर्ग कहलाता है। राव बीका के दुर्ग के अवशेषों पे दुर्ग का निर्माण हुआ, इसलिए जूनागढ़ कहलाता है। जमीन के जेवर के नाम से प्रसिद्ध है राय सिंह के द्वारा निर्मित बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग। चलिए, तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माता कौन? राय सिंह। किस स्थान पे बनाया था? राती घाटी नामक स्थान पे बीकानेर की स्थापना की। बहुत सी बातें। चलिए, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास कराने के लिए करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था? मारवाड़। औरंगजेब ने जो जोधपुर को खालसा घोषित करके अंडर सेंट्रल कंट्रोल केंद्र के अधीन यानी अपने अधीन कर लिया था, तो लगभग 30 वर्षों की लड़ाई जो है कि नहीं अजीत सिंह ने और वीर दुर्गादास ने लड़ करके औरंगजेब की मृत्यु के बाद में पुणे जो है कि नहीं मारवाड़ पे अधिकार किया था। चलिए इसके बाद में हम आगे चलते हैं। किशनगढ़ राजघराना निम्नलिखित में से किस राजपूत कुल से संबंधित था? उसका किशनगढ़ का, तो किशनगढ़ के जो एक नहीं किशनगढ़ राठौड़ की 3 रियासतें प्रमुख, 3 रियासतें। जोधपुर जोधपुर रियासत के संस्थापक कौन थे? राव जोधा। और बीकानेर रियासत के संस्थापक कौन? राव बीका। और राठौड़ों का जो तीसरा राज्य था, तीसरी रियासत थी, वो कौन थे? किशनगढ़। और किशनगढ़ रियासत की स्थापना जो है मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने की थी। तो ये किससे संबंधित था? किशनगढ़ राठौड़ रियासत थी। राव चंद्र सेन अपनी राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय हो गए। देखिए, मुगलों से लड़ाई लड़ी, महाराणा प्रताप ने भी लड़ाई लड़ी, झुका नहीं। राव चंद्र सेन ने लड़ाई लड़ी, झुका नहीं। मगर दोनों के अंदर इतिहास ने दोनों को अलग अलग तरीके से लिखा है, दोनों को अलग अलग महत्व प्रदान किया है। चंद्रसेन को महत्व कम प्रदान किया है और राणा प्रताप को अधिक महत्व प्रदान किया इतिहास ने। क्यों? उद्देश्य एक ही था, मगर उसका जो बीच में माध्यम, अपने उद्देश्य के लिए जो माध्यम अपनाया, वो माध्यम दोनों का अलग अलग था। तो उद्देश्य के क्रियान्वित में प्रताप ने जनता से जुड़ाव किया, जनता से संघर्ष के अंदर जनता की सहयोग मांगा, जनता के अंदर जो नीतिगत रूप से जनता का सहयोग लिया, जनता को कुचला नहीं और कोई लूटपाट नहीं की। चंद्रसेन ने क्या किया? उस समय लूटपाट को हथियार बनाया अपने धन की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए। इसलिए इतिहास के अंदर चंद्रसेन को क्या कहा जाता है? भूला बिसरा राजा। इतिहास के अंदर उसे ज्यादा महत्व प्रदान इसलिए नहीं किया गया। तो जनता पर जो है महाजन वर्ग से धन की लूटपाट की थी, इसलिए इतिहास ने प्रताप की तरह ज्यादा महत्व प्रदान नहीं किया। किसको? राव चंद्रसेन। जैसे सही था, मगर उसके अंदर जो माध्यम था, जिसके माध्यम से वो उद्देश्य पूरा करने जा रहे थे, वो पार्ट का था, इसलिए वो महाजन वर्ग से धन की लूट की, इसलिए इतिहास ने ज्यादा महत्व नहीं दिया। चलें इसके बाद में, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलवाने में किसका सर्वाधिक योगदान रहा? तो हम चर्चा कर चुके, किसके? वीर दुर्गा दास का रहा। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? यानी कि मुगलों के प्रति जो है कि नहीं संघर्ष की नीति अपनाई किसने? राव चंद्रसेन ने। प्रथम राजपूत शासक था जिसने मुगलों से संघर्ष किया, और प्रथम राजपूत शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। वो कौन थे? भारमल, आमेर के भारमल। मगर इन्हीं राजपूतों में एक शेर था जिसने जो है अधीनता स्वीकार नहीं की, राज्य चला गया, कोई परवाह नहीं की और जान चली गई, मगर मुगलों के आगे कभी गर्दन झुकाई नहीं, कोई संधि की नहीं, अधीनता स्वीकार नहीं की। पहला शासक कौन था? राव चंद्रसेन। इसलिए प्रताप के लिए एक लैंटर्न का काम, एक लैंप पोस्ट का काम, एक मार्गदर्शक का काम, एक पथ प्रदर्शक का काम किया किसने? राव चंद्रसेन ने। राव चंद्रसेन की नीतियों से मुझे लगता है प्रभावित होकर के, और उनका प्रभाव जरूर आएगा, प्रेरणा स्रोत जरूर रहेंगे। कौन? महाराणा प्रताप के राव चंद्रसेन। चलिए आगे बात करते हैं। रूट की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उम्मा दे। जैसलमेर की शासक लूणकरण की पुत्री और आपके मालदेव। जोधपुर यानी राठौड़ जो राज्य है मारवाड़, जोधपुर के शासक मालदेव की रानी उम्मा, जो पहली रात को
रूठ गई थी, रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। और उन्होंने रूठने के बाद में अपना जो जीवन है कहाँ तारागढ़ में व्यतीत किया। एक लोक देवी के रूप में वहां पूजी जाती है आज भी। चलिए इसके बाद में आगे हम बात करते हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था। देखिए परीक्षाओं में पढ़ते समय ध्यान रखिए, अब आगे युग में कौन सा, निम्न में से कौन सा युग में गलत है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो सुनिए, सभी के वंश के संस्थापकों को आपको याद करना है। अभी हम बात कर लेते हैं। तो गुहिल वंश का संस्थापक कौन, आदित्य था। कौन वंश का संस्थापक कौन, वासुदेव था। बात करते हैं आपका राठौड़ वंश का संस्थापक कौन, राव सिंह था। और आपके कछवा वंश अमीर वाला, तो इसका कौन, फुले राय। तो अभी बात करते हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था। तो राव सिंहा के पास में राज्य स्थापित किया था, बहुत सी बातें अभी समय का अभाव। फर्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा, ये परीक्षा में आवा प्रश्न है। और अजीत सिंह को, अजीत सिंह के कान भर दे किसने, किसके प्रति, वीर दुर्गादास के प्रति। दुर्गादास ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, सब कुछ केंद्रित कर लिया अजीत सिंह को शासन बनाने के लिए, अपनी पूरी जिंदगी को लगा दिया दाव पे। उस दुर्गादास के कान भरने के विरुद्ध टेक्निक फिर उसे ताला दे दिया, किसको, वीर दुर्गादास को। तो इसी अजीत सिंह जो अजीत सिंह को इतिहासकार गौरी है, उन्होंने क्या कहा, कान का कच्चा उपमा दी। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं है। राणा संगा सही है, गुहिल वंश से संबंधित है। राव मालदेव राठौड़ वंश से संबंधित है। राणा कुंभा गुहिल वंश से संबंधित है। रावचंद्र सेन जो है कि नहीं, ये राठौड़ वंश से संबंधित है। चलिए इसके बाद में हम आगे चलते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि किसे दी। तो दल थम्बन की उपाधि किसे दी, देखिए जरा, दल थम्बन की उपाधि किसे दी। तो ये इसके अंदर दल थम्बन की उपाधि आपको सूर सिंह भी नहीं है, मनोहर दास भी नहीं है, मलिक अंबर, गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि किसने प्रदान की थी, जहांगीर ने प्रदान की थी। मालदेव के दो सेना नायक जो सिरसा के विरुद्ध ग्रीष्म युद्ध के युद्ध में प्रबल विरोध रूप से लड़े, चर्चा कर चुके, कौन थे, जैता और, ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और जैता और प्रश्न आते हैं, से प्रश्न आते हैं इनके बारे में। शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मेवाड़ पर आक्रमण किया, किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर आक्रमण किया। तो शेरशाह जो है कि नहीं, मारवाड़, तो शेरशाह के समय मारवाड़ का शासक कौन था, सीधे अपने पहुंच जाइए, कौन था, मालदेव। तो अरे हुमायूं, हुमायूं के बारे में ऐसा माना जाता है कि हुमायूं मदद लेने के लिए मालदेव के पास आया था, और इसी बात से फिर उसे वहम हुआ हुमायूं को कि ये गिरफ्तार करके मुझे शेरशाह सूरी को सौंप सकता है, और उसे वापसी पलायन कर गया, चला गया आगे, अमरकोट होते हुए आगे चला गया। तो मालदेव जो है कि नहीं, मालदेव पर हुमायूं की मदद की समाचार मिलने से नाराज था कौन, शेरशाह सूरी, और इसी बात से नाराज होकर के शेरशाह सूरी ने सबक सिखाने के लिए मारवाड़ पर हमला किया। चलें इसके बाद में जोधपुर शहर के संस्थापक, देखिए उदयपुर की स्थापना किसने की थी, उदय सिंह ने 1559 में, और 1459 में राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। अभी चलते हैं हम आगे। मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं। तो प्रताप की तरह जो है कि नहीं, मारवाड़ का प्रताप की तरह मुगल अधीनता नहीं स्वीकार की और निरंतर संघर्ष किया किसने, राव चंद्रसेन ने। इसलिए मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं, राव चंद्रसेन को। जोधपुर के राठौर नौरसों में अकबर का प्रतिबल प्रतिरोधी था। तो इसमें
जोधपुर की जो शासक थे उनमें काल देखिए चंद्रसेन। कौन था? चंद्रसेन। चंद्रसेन ने अकबर का प्रबल विरोध किया, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। चलें इसके बाद में, तो कल देखेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे राठौड़ों के बारे में, और आपका इसमें बीकानेर के राठौड़ और बीकानेर के राठौड़ों की बात करेंगे। अभी हम यही वीडियो को विराम देते हैं, काफ़ी लंबा हो गया। कल मिलेंगे हम आगे इस वीडियो के अंदर कंटिन्यूशन में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। एक से एक शानदार क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, जय हिंद।